हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी वॉइस। अगाथा क्रिस्टी की मशहूर नॉवल ABC मर्डर्स पार्ट 4। जब हम दोबारा कोम साइड पहुँचे तो वहाँ हवा में गहरी उदासी छाई थी। शायद कुछ हद तक ये मौसम की वजह से हो सकता था। नमी से भरा सितंबर का महीना था। हवा में शरद का रंग लिए और इसमें भी संदेह नहीं कि कुछ हद तक बंद पड़े घर का असर था। नीचे की मंजिल के कमरे बंद थे और जिस छोटे से कमरे में हमें ले जाया गया उसमें ताज़ा हवा की कमी और सीलन की गंध थी। एक योग्य दिखने वाली नर्स अपनी आस्तीन की कलफ लगी मोहरी को खींचती हुई हमारे पास आई। मिस्टर पायरो, उसने फुर्ती से पूछा। मैं नर्स कैप्स्टिक हूँ। मुझे मिस्टर क्लार्क का पत्र मिला था कि आप आ रहे हैं। पायरो ने लेडी क्लार्क का हाल पूछा। बुरा नहीं, पूरी स्थिति को देखते हुए। मुझे लगा पूरी स्थिति को देखते हुए से आशय था कि वह मृत्युदंड के साये तले थी। ज़्यादा सुधार की उम्मीद तो नहीं की जा सकती, परंतु कुछ नए उपचार ने उनका कष्ट कम कर दिया है। डॉक्टर लोगन उनकी हालत से काफ़ी खुश है। लेकिन क्या यह सच नहीं कि वह कभी पूरी तरह ठीक नहीं होगी? इस साफ बयानी पर थोड़ा चौंकती हुई नर्स कैप्स्टिक बोली। ओह, वास्तव में हम ऐसा कहते कभी नहीं। मैं समझता हूँ कि उनके पति की मृत्यु उनके लिए बहुत बड़ा आघात थी। मिस्टर पायरो, जो मैं कह रही हूँ अगर आप वह समझे तो उनके लिए आघात इतना बड़ा नहीं था जितना हो सकता था। अगर उनकी सेहत और शक्ति बेहतर होती तो उनकी इस हालत में उनके लिए चीज़ें धुंधली है। ये पूछने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्या उन्हें अपने पति से बहुत प्रेम था और पति को उनसे? जी हाँ, वे एक खुश दंपति थे। बेचारे मिस्टर क्लार्क उनके लिए बहुत फिक्रमंद और परेशान रहते थे। एक डॉक्टर के लिए यह और भी कठिन स्थिति होती है। वो अपने आप को झूठी आशा पर खुश नहीं रख सकते। मुझे डर है कि इस बात को लेकर आरंभ में तो सर कार के मन में बहुत बोझ रहा। आरंभ है, उसके बाद नहीं। धीरे धीरे आदत हो जाती है, नहीं? और फिर सर कारमाइकल के पास उनका कला संग्रह था। शौक इंसान के लिए बहुत बड़ी राहत होता है। वो कभी कभी नीलामियों पर जाया करते थे, जिसके बाद वह और मिस ग्रे संग्रहालय को नई सूचियाँ वगैरह बनाकर नए सिरे से व्यवस्थित करते। ओह हाँ, मिस ग्रे, वो यहाँ से चली गई है ना? हाँ, मुझे अफसोस है, लेकिन कभी कभी बीमार औरतों को इस तरह के वहम हो जाते हैं और उनके साथ बहस नहीं हो सकती। हथियार डाल देना बेहतर होता है। मिस ग्रे इस मामले में बहुत समझदार थी। क्या लेडी क्लार्क उसे हमेशा से नापसंद करती थी? नहीं, मतलब कि नापसंद नहीं, बल्कि मुझे तो लगता है कि शुरू में वह उसे पसंद करती थी। मुझे आपके साथ यूँ गप्पे नहीं लगानी चाहिए। मेरी मरीज़ सोच रही होगी हमें क्या हो गया। वह हमें दूसरी मंजिल पर एक कमरे में ले गई, जो पहले कभी सोने का कमरा रहा होगा। उसे अब एक खुशनुमा बैठक का रूप दे दिया गया था। लेडी क्लार्क खिड़की के पास एक बड़ी सी आराम कुर्सी पर बैठी थी। वो बेहद दुबली थी और उसके चेहरे पर बहुत पीड़ा सहने वाले जैसी निराशा और चिंता की छाप थी। उसकी आंखों में ख्यालों में दूर कहीं खोए होने का भाव था और मैंने ध्यान दिया कि उसकी आंखों की पुतलियाँ सुई की नोक सी थी। ये मिस्टर पायरो है जिन्हें आप मिलना चाहती थी, नर्स कैप्स्टिक ने अपनी ऊंची प्रफुल्ल आवाज़ में कहा। ओह हाँ, मिस्टर पायरो, लेडी क्लार्क ने अस्पष्ट स्वर में कहा। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। मेरा दोस्त कैप्टन हेस्टिंग्स। लेडी क्लार्क, आप कैसे हैं? आप दोनों का आने के लिए शुक्रिया। हम लोग उसके अस्पष्ट से इशारे के अनुसार बैठ गए। एक चुप्पी छाई थी। लेडी क्लार्क किसी ख्वाब में खो गई लगती थी। जल्दी ही कोशिश करके वह उससे बाहर आ गई। कार के बारे में था ना? कार की मृत्यु के बारे में? हाँ, वही। उसने सिर हिलाते हुए सांस खींची, लेकिन जैसे अभी भी कहीं और हो। हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। वो पल दो पल के लिए सोचती रही। कार ताकतवर था, अपनी आयु के लिए असाधारण। कभी बीमार नहीं हुआ। वो लगभग 60 वर्ष का था, लेकिन लगता 50 का था। हाँ, बहुत ताकतवर। वह वापस अपने सपने में खो गई। पायरो कुछ नहीं बोला। उसे मालूम था कि कुछ दवाएं उन्हें लेने वालों को अनंत समय का आभास देती है। अचानक लेडी क्लार्क बोली। हाँ, आपका आना प्रशंसनीय है। मैंने फ्रैंकलिन से कहा था। उसने कहा कि वो आपको ये बात बताना नहीं भूलेगा। मुझे उम्मीद है कि फ्रैंकलिन बेवकूफ़ी नहीं करेगा। दुनिया देख चुकने के बाद भी वह इतनी जल्दी बहकाव में आ जाता है। पुरुष ऐसे ही होते हैं, वे हमेशा लड़के ही रहते हैं, खासकर फ्रैंकलिन। वह आवेगशील है, पायरो बोला। हाँ, बहुत उदार भी। इस अर्थ में मर्द बहुत मूर्ख होते हैं। उसकी आवाज़ धीरे धीरे मध्यम हो गई। उसने बीमारी के कारण आ गई अधीरता से सिर हिलाया। हर चीज़ इतनी अस्पष्ट है मिस्टर पायरो। अपना शरीर भी झंझट लगता है।
खासकर जब वह आप पर हावी हो जाए। आपको और किसी चीज़ का होश नहीं रहता, पीड़ा रुकेगी या नहीं, कोई और चीज़ मायने ही नहीं रखती। जानता हूँ लेडी क्लार्क, ये जीवन की त्रासदियों में से एक है। मैं खुद को बहुत बेवकूफ़ महसूस कर रही हूँ। ये भी याद नहीं कर पा रही कि मैं आपसे क्या कहना चाहती थी। क्या आपके पति की मृत्यु के बारे में कुछ था? कार की मृत्यु? हाँ, शायद। पागल, बेचारा, मेरा मतलब है हत्यारा। आजकल इतना शोर, इतनी तेज़ रफ्तार है, लोग सह नहीं पाते। मैं पागलों के लिए हमेशा हमदर्दी महसूस करती हूँ। उनको दिमाग में ज़रूर कुछ अजीब सा लगता होगा और फिर बंद रहना बहुत भयानक लगता होगा। लेकिन कोई और कुछ कर भी क्या सकता है? अगर वे लोगों को मारते रहते हैं तो? उसने जैसे हल्की पीड़ा से सिर हिलाया। आपने अभी तक उसे पकड़ा नहीं? उसने पूछा। नहीं, अभी नहीं। वह उस दिन यही कहीं घूम रहा होगा। बहुत सारे अजनबी थे लेडी क्लार्क, आजकल छुट्टियों का मौसम है। हाँ, मैं भूल गई थी, लेकिन वे नीचे सागर तट पर ही रहते हैं, ऊपर घर तक नहीं आते। उस दिन कोई अजनबी घर तक नहीं आया था? कौन कहता है? लेडी क्लार्क ने अचानक स्फूर्ति से पूछा। पायरो हैरान हो गया। नौकर? वो बोला। मिस ग्रे, लेडी क्लार्क ने स्पष्ट शब्दों में कहा। वो लड़की झूठी है। मैं अपनी कुर्सी पर उछल पड़ा। पायरो ने एक निगाह मेरी ओर डाली। लेडी क्लार्क उत्तेजना में बोलती रही। मुझे वो पसंद नहीं थी। मैंने उसे कभी पसंद नहीं किया। कार उसे बहुत मानता था। उसके अनाथ और दुनिया में अकेले होने के बारे में कहता ही रहता था। अनाथ होने में क्या बुराई है? कई बार तो ये गुप्त लाभ ही होता है। हो सकता है आपका पिता बेकार हो और माँ पियक्कड़, तब आपके पास शिकायत करने को कुछ होगा। क्लार्क कहता था कि वह कितनी बहादुर थी और काम करने में कितनी अच्छी। मैं कह सकती हूँ कि वो अपना काम ठीक से करती थी, लेकिन ये नहीं जानती इसमें बहादुरी कहाँ से आई। आप उत्तेजित मत होइए डियर, नर्स कैप्स्टिक ने बीच में ही कहा। हम आपको यूँ थका नहीं सकते। मैंने उसे फ़ौरन रवाना कर दिया। फ्रैंकलिन ने सुझाव देने की ढिठाई भी की कि वह मेरे लिए राहत हो सकती थी। मेरे लिए राहत? बेशक, मैं जितनी जल्दी उससे छुटकारा पाऊँ उतना अच्छा। मैंने यही कहा। फ्रैंकलिन बेवकूफ़ है। मैं नहीं चाहती थी कि वह उसके साथ फंसे। वो सिर्फ एक लड़का है। मुझे कोई बकवास नहीं चाहिए। अगर तुम चाहते हो तो मैं इसे 3 महीने की तनख्वाह दे देती हूँ, मैंने कहा। लेकिन ये यहाँ से जाएगी। मैं इसे एक दिन के लिए भी घर के अंदर नहीं चाहती। बीमार होने में एक बात तो है, पुरुष आपसे बहस नहीं कर सकते। फ्रैंकलिन ने वही किया जो मैं चाहती थी और वह यहाँ से चली गई, मेरे ख्याल में एक शहीद की तरह, ज़्यादा मिठास और बहादुरी के साथ। डियर, इतनी उत्तेजित मत हो, यह आपके लिए नुकसानदेह है। लेडी क्लार्क ने हाथ के इशारे से नर्स कैप्स्टिक को परे कर दिया। उसे लेकर तुम भी औरों की तरह ही बेवकूफ़ थी। ओह लेडी क्लार्क, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। मैं वाकई सोचती थी कि मिस ग्रे बहुत अच्छी थी, देखने में रुमानी जैसे किसी उपन्यास से निकली हो। मैं तुम सबको सहन नहीं कर सकती, लेडी क्लार्क ने दुर्बल आवाज़ में कहा। अब वह चली गई है माय डियर, एकदम चली गई है। लेडी क्लार्क ने कुछ अधीरता से सिर हिलाया मगर उत्तर नहीं दिया। पायरो ने पूछा, आपने ये क्यों कहा कि मिस ग्रे झूठी है? क्योंकि वो है। उसने आपको बताया कि घर पर कोई अजनबी नहीं आया। हाँ ठीक है, मैंने इसी खिड़की से अपनी आंखों से उसे दरवाजे पर किसी अजनबी से बात करते हुए देखा था। कब? जिस दिन कार की मृत्यु हुई, उस सुबह लगभग 11 बजे। वह आदमी कैसा दिखता था? एक आम आदमी की तरह, कुछ खास नहीं। कुलीन या व्यापारी? व्यापारी नहीं, फटीचर सा। याद नहीं कर पा रही। दर्द की एक लहर अचानक उसके चेहरे पर उभरी। मेहरबानी करके अब आप चले जाइए, मैं थोड़ा थक गई हूँ। नर्स? हमने इशारे का पालन किया और चले आए। ये एक अजीब कहानी है, मैंने लंदन वापस जाते हुए पायरो से कहा। मिस ग्रे और एक अजनबी के बारे में? तुमने देखा हेस्टिंग्स, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही है। हमेशा कुछ न कुछ खोज निकालने को होता ही है। लड़की ने उसके बारे में झूठ क्यों बोला और ये क्यों कहा कि उसने किसी को नहीं देखा? मैं 7 अलग अलग कारण सोच सकता हूँ। एक तो बेहद सीधा सरल। क्या तुम मुझे नीचा दिखा रहे हो? मैंने पूछा। शायद ये तुम्हें अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए निमंत्रण है, लेकिन हमें अपने आप को परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं। इस बात का उत्तर पाने के लिए सबसे आसान तरीका है सीधे उसी से पूछ लेना। और मान लो कि वह हमें एक और झूठ सुना देती है। ये तो बहुत दिलचस्प होगा और बहुत अर्थ भरा भी। ये सोचना तो बहुत ही भयानक है कि उस तरह की लड़की एक पागल का साथ दे रही है। बिल्कुल सही, इसीलिए मैं ऐसा नहीं सोचता। मैं कुछ देर सोचता रहा। एक सुंदर लड़की को काफ़ी मुश्किल होती है, मैंने एक सांस भरते हुए कहा। बिल्कुल नहीं, अपने मन से ये ख्याल निकाल दो।
ये सच है, मैंने दोहराया। हर कोई उसके खिलाफ है क्योंकि वो खूबसूरत है। तुम अनाप शनाप बोल रहे हो दोस्त। कोम साइड में उसके खिलाफ कौन था? सर कारमाइकल, फ्रैंकलिन क्लार्क, नर्स कैप्स्टिक? लेडी क्लार्क तो थी। प्यारे, तुम्हारे दिल में खूबसूरत लड़कियों के लिए बहुत हमदर्दी है। मुझे बूढ़ी बीमार औरतों से हमदर्दी होती है। हो सकता है लेडी क्लार्क ही साफ साफ देख पाती हो और उसका पति फ्रैंकलिन क्लार्क और नर्स कैप्स्टिक चमगादड़ की तरह अंधे हो, और कैप्टन हेस्टिंग्स भी। तुम्हें उसके खिलाफ कोई शिकायत है पायरो? मुझे ताज्जुब हुआ कि अचानक उसकी आंखों में चमक आ गई। शायद इसलिए कि तुम्हें रोमानी होते देखकर मुझे अच्छा लगता है। तुम हमेशा एक सच्चे शूरवीर हो, विपदा में पड़ी युवतियों को बचाने को तैयार, सुंदर युवतियाँ बिना शक। तुम कितने हास्यास्पद हो पायरो, हंसी न रोक पाते हुए मैंने कहा। भाई, हर वक्त दुखियारे बनकर भी तो नहीं रहा जा सकता। मैं अब इस ट्रेजेडी से पैदा होने वाले इंसानी मुद्दों में ज़्यादा से ज़्यादा दिलचस्पी ले रहा हूँ। यहाँ पर पारिवारिक जीवन से जुड़े 3 प्रकार के नाटक है। सबसे पहले एंडोवर, मिसेज एशर की दुखभरी तमाम जिंदगी, उसकी तकलीफ़ें, उसका अपने जर्मन पति को सहारा, उसकी भांजी का उसके प्रति प्रेम। इसी पर एक उपन्यास लिखा जा सकता है। फिर बेक्सिल, खुश रहने वाला आराम पसंद पिता, एक दूसरे से इतनी अलग 2 बेटियां, एक नर्म सुंदर और दूसरी गंभीर दृढ़ निश्चय वाली मेगन, प्रखर और सच के लिए जोश भरी, और दूसरी तरफ अपने पर काबू रखने वाला स्कॉटमैन, बेहद ईर्ष्यालु और मरने वाली की पूजा करने वाला। अंत में चस्टन परिवार, मरती हुई पत्नी और अपने कला संग्रह में लीन पति, मगर संवेदना से अपनी मदद करने वाली लड़की के प्रति कोमलता और सहानुभूति से भरा हुआ, और स्फूर्ति से भरा आकर्षक दिलचस्प छोटा भाई, अपनी लंबी यात्राओं के कारण रोमानियत लिए शानदार। समझो हेस्टिंग्स, जिंदगी की आम रफ्तार में इन तीनों नाटकों की घटनाएं कभी एक दूसरे को नहीं छूती, बिना एक दूसरे से प्रभावित हुए अपनी तरह से होती रहती। जिंदगी के बदलाव और संयोग, हेस्टिंग्स, मैं कभी उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता। ये पैडिंगटन है। मैं केवल यही उत्तर दे सका। मुझे लगा कि बुलबुले को फोड़ देने का वक्त आ गया था। हमारे व्हाइट हेवन पहुंचते ही हमें बताया गया कि कोई सज्जन पायरो से मिलने के लिए इंतज़ार कर रहे थे। मैंने सोचा फ्रैंकलिन होगा या शायद जेब, मगर मुझे हैरानी हुई कि वह डोनाल्ड फ्रेजर था। वो काफ़ी शर्मिंदा सा लग रहा था और उसका ठीक से न बोल पाना पहले से ज़्यादा देखा जा सकता था। पायरो ने उसे अपने आने का कारण बताने के लिए जोर नहीं लगाया, बल्कि सैंडविच और वाइन के लिए पूछा। जब तक वो आ नहीं गए, पायरो अकेला ही बोलता रहा, बीमार औरत के लिए हमदर्दी और संवेदना के साथ। जब तक हमने सैंडविच खत्म करके वाइन के घूंट नहीं ले लिए, तब तक उसने बातचीत को व्यक्तिगत मोड़ नहीं दिया। आप बेक्सिल से आए हैं मिस्टर फ्रेजर? जी हाँ। माइली हिगली के साथ कोई सफलता? माइली हिगली? माइली हिगली? फ्रेजर ने सोचते हुए नाम दोहराया। ओह, वो लड़की? नहीं, उस मामले में अभी कुछ नहीं हुआ। ये वह रुक गया। घबराहट में उसके हाथ एक दूसरे से गुद गए। पता नहीं मैं आपके पास क्यों आया हूँ, वो फट पड़ा। मैं जानता हूँ, पायरो बोला। नहीं, आप कैसे जान सकते हैं? तुम मेरे पास आए हो क्योंकि कुछ ऐसा है जो तुम्हें किसी को बताना है। तुम सही हो, मैं ही वो व्यक्ति हूँ। बोलो। पायरो के विश्वास का असर हुआ। फ्रेजर ने आभास भरी आज्ञाकारिता से उसकी ओर देखा। आप ऐसा सोचते हैं? बिल्कुल, मुझे इसका पूरा विश्वास है। मिस्टर पायरो, आपको सपनों के बारे में कुछ जानकारी है? मुझे उससे ये पूछने की आशा नहीं थी। है, उसने उत्तर दिया। तुम्हें सपने आते हैं? आप कहेंगे कि कुदरती है कि मुझे ये सपना है, मगर ये कोई साधारण सपना नहीं। नहीं, मुझे ये सपना 3 रातों से लगातार आ रहा है सर। मुझे लगता है मैं पागल हो रहा हूँ। मुझे बताओ। उस आदमी का चेहरा नीला पड़ गया था। उसकी आंखें जैसे बाहर को निकल रही थी। सच में वह पागल दिख रहा था। हमेशा एक सा ही होता है। मैं समुंदर किनारे हूँ, बेटी को ढूंढता हुआ। वो खो गई है, सिर्फ खो गई है। आप समझते हैं ना? मुझे उसे ढूंढना ही है। मुझे उसे उसकी बेल्ट देनी है। वो मेरे हाथ में है। और फिर सपना बदला जाता है। मैं ढूंढना बंद कर देता हूँ। वो मेरे सामने है, तट पर बैठी हुई। मुझे आते नहीं देखती। ये ओह, मैं कहते रहो। पायरो की आवाज़ असरदार थी, दृढ़। मैं उसके पीछे आ खड़ा होता हूँ। वो मेरी आहट नहीं सुनती। मैं बेल्ट उसके गले में डाल देता हूँ और खींचता हूँ। ओह, खींचता हूँ। उसकी आवाज़ का दर्द बहुत भयानक था। मैंने अपनी कुर्सी के हत्थे थाम लिए। सब कुछ बेहद वास्तविक लग रहा था। उसका दम घुट रहा है। वो मर जाती है। मैंने उसका गला घोट दिया है। और फिर उसका सिर पीछे की ओर लुढ़क जाता है और मैं उसका चेहरा देखता हूँ। और वह मेगन है, बेटी नहीं।
उसने पीछे की ओर टेक लगा ली। वह सफ़ेद पड़ गया था और काँप रहा था। पायरो ने शराब का एक और गिलास भरा और उसे थमा दिया। इसका क्या मतलब है मिस्टर पायरो? मुझे ये सपना क्यों आता है हर रात? वाइन पी लो, पायरो ने आदेश दिया। उसने वैसा ही किया और फिर कुछ शांत आवाज़ में पूछा, इसका क्या अर्थ है? कहीं मैंने तो उसे नहीं मारा? मुझे पता नहीं, पायरो ने क्या उत्तर दिया, क्योंकि उसी क्षण मैंने डाकिए की खटखट सुनी और खुद ब खुद कमरे से बाहर चला गया। लेटर बॉक्स में से जो मैंने निकाला उसने डोनाल्ड फ्रेजर के रहस्योद्घाटन में मेरी सारी दिलचस्पी रफा दफा कर दी। मैं भागा भागा वापस बैठक में आया। पायरो, ये आ गया है, चौथा पत्र। उसने उछलकर मुझसे पत्र छीन लिया, कागज़ काटने की छुरी उठाई और उसे फाड़ कर खोल दिया। उसने पत्र को मेज़ पर फैला दिया। हम तीनों एक साथ पढ़ने लगे। अभी भी कोई सफलता नहीं। छी छी, तुम और पुलिस कर क्या रहे हो? जो भी है, क्या इसमें मज़ा नहीं आ रहा? अब हम वाइन के लिए किधर जाएंगे? बेचारे मिस्टर पायरो, मुझे तुम्हारे लिए अफसोस है। अगर पहली बार कामयाब न हो तो बार बार कोशिश करो। हमें तो अभी बहुत दूर तक जाना है। टिपरेरी नहीं, वो तो बहुत आगे जाकर आता है। अक्षर टी। अगली छोटी सी घटना डॉनकास्टर में होगी 11 सितंबर को। तब तक ABC। मेरे ख्याल में इसी पल से पायरो, जिसे मानवीय तत्व कहता था, वह फिर से गायब होने लगा। ऐसा लगता था जैसे मन शुद्ध डर सह नहीं पाता, इसीलिए साधारण मानवीय हितों का एक अंतराल सा बीच में आ गया था। हम सब ने D अक्षर के अगले घटनास्थल को बताने वाले चौथे पत्र के आने तक कुछ कर पाने की असंभवता को अनुभव किया था। इंतज़ार के उस माहौल ने तनाव को कम कर दिया था, लेकिन अब कड़े सफ़ेद कागज़ पर उपहास उड़ाते छपे हुए शब्दों के साथ खोज फिर से शुरू हो रही थी। यार्ड से इंस्पेक्टर क्रोम आ गया था और वह अभी वही था जब फ्रैंकलिन क्लार्क और मेगन बर्नर्ड भी आ गए। मेगन ने बताया कि वह भी बेक्सिल से आई थी। मैं मिस्टर क्लार्क से कुछ पूछना चाहती थी। वह अपने व्यवहार का कारण बताने और उसके लिए माफ़ी मांगने को आतुर लग रही थी। मैंने इस बात को लक्ष्य तो किया, परंतु बिना उसे अधिक अहमियत दिए। सहज ही उस खत ने मेरे दिल को जकड़ लिया था, बाकी सब बातों को परे धकेल कर। ये मैं अपने साथ ले जाऊंगी मिस्टर पायरो, अगर आप इसकी एक कॉपी चाहते हैं तो। नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं। आपकी क्या योजना है इंस्पेक्टर? क्लार्क ने पूछा। काफ़ी व्यापक मिस्टर क्लार्क। इस बार हमें उसे पकड़ना ही है, क्लार्क ने कहा। मैं आपको बता दूं इंस्पेक्टर कि हमने इस केस से निपटने के लिए अपना ही एक संगठन बना लिया है, इससे जुड़े लोगों का दल। इंस्पेक्टर क्रोम ने अपनी सबसे उत्तम शैली में कहा। ओह अच्छा, मुझे लगता है आप शौकिया काम करने वालों को कुछ खास नहीं समझते इंस्पेक्टर। आपके पास उतने साधन नहीं होते हैं क्या? हमारा अपना स्वार्थ होता है और वह अहम बात है। ओह अच्छा, मुझे लगता है कि आपका अपना काम भी आसान नहीं होने वाला। वास्तव में मुझे लगता है कि ABC ने एक बार फिर आपको हरा दिया है। मैंने ध्यान दिया कि जब दूसरे तरीके असफल हो जाए तो क्रोम को बोलने के लिए उकसाया जा सकता है। मैं नहीं समझता कि इस बार लोगों को हमारे इंतज़ाम में नुक्ताचीनी करने के लिए कुछ मिलेगा, उसने कहा। उस मूर्ख ने हमें काफ़ी चेतावनी दे दी है। 11 तारीख अगले बुधवार है। हमारे पास अखबारों में प्रचार करने के लिए बहुत समय है। डॉनकास्टर को भरपूर चेतावनी मिल जाएगी। D अक्षर से नाम शुरू होने वाला हर एक आदमी सावधान हो जाएगा। इससे अच्छा ही होगा। हम शहर में काफ़ी पुलिस भी भेज देंगे। इंग्लैंड के सारे चीफ इंस्पेक्टरों की सहमति से इस बात का इंतज़ाम पहले ही हो चुका है। सारा डॉनकास्टर पुलिस और नागरिक एक ही आदमी को पकड़ने में लगे होंगे और अगर किस्मत साथ दे तो हम उसे पकड़ ही लेंगे, क्लार्क ने धीरे से कहा। बड़ी आसानी से कहा जा सकता है कि आपको खेलों में दिलचस्पी नहीं। आपका मतलब क्या है मिस्टर क्लार्क? आप जानते नहीं कि अगले बुधवार डॉनकास्टर में सेंट लेज़र हो रहा है? इंस्पेक्टर का मुंह लटक गया। वह अपनी जान की खातिर भी ओ अच्छा नहीं कह सका। बदले में उसने कहा, यह सच है। इससे बात पेचीदा तो हो जाती है। ABC मूर्ख नहीं है, अगर वह पागल भी है तो। हम सब स्थिति को समझने के लिए पल दो पल चुप रहे। दौड़ के मैदान में लोगों को भीड़, खेलों से बहुत प्यार करने वाले इंग्लैंड वासी, अंतहीन उलझने। पायरो बुदबुदाया, ये तो चालाकी है। जो भी है ये है तो चालाकी, मेरा ये मानना है, क्लार्क बोला।
कि कत्ल दौड़ मैदान में होगा, वास्तव में तब जब दौड़ हो रही होगी। पल भर के लिए खेलों में जोश के कारण वह इस ख्याल से खुश हुआ। इंस्पेक्टर क्रोम चिट्ठी पकड़े उठ खड़ा हुआ। सेंट लेज़र एक पेचीदगी है, उसने स्वीकारा। यह बदकिस्मती है। वह बाहर चला गया। हमें हॉल में आवाज़ें सुनाई दी। 1 मिनट बाद ही थोरा ग्रे ने भी भीतर प्रवेश किया। उसने उत्सुकता से कहा, इंस्पेक्टर ने बताया कि एक और पत्र आया है। इस बार कहाँ? बाहर बारिश हो रही थी। थोरा ग्रे काला कोट, स्कर्ट और फर पहने थी। एक काला हैट उसके सुनहरे बालों पर हल्का सा टिका था। वो फ्रैंकलिन क्लार्क से बात कर रही थी और सीधी उसी के पास चली आई और एक हाथ उसकी बाह पर रखकर उत्तर की प्रतीक्षा करने लगी। डॉनकास्टर में और सेंट लेज़र वाले दिन हम बैठकर बातचीत करने लगे। ये कहने की ज़रूरत नहीं कि हम सब वहाँ उपस्थित होना चाहते थे, मगर रेस के समय मिलने की बात ने बेशक हमारी पहले से बनाई गई योजनाओं को बिगाड़ दिया था। निराशा की एक लहर मेरे अंदर दौड़ गई। 6 लोगों की ये छोटी सी टोली क्या कर लेगी, चाहे इस केस में उनकी कितनी ही निजी दिलचस्पी हो। बहुत सारी पुलिस होगी, चौकन्नी और हर संभव जगह पर नज़र गड़ाए। जैसे मेरी सोच के उत्तर में पायरो बोलने लगा। वह किसी स्कूल मास्टर या पादरी की तरह कह रहा था। मेरे दोस्तों, उसने कहा, हमें अपनी शक्ति बिखेरनी नहीं चाहिए। हमें इस मामले में अपनी सोच और तरीके दोनों में सुनियोजित ढंग से आगे बढ़ना चाहिए। सच के लिए हमें बाहर नहीं, भीतर खोज करनी चाहिए। हम सबको खुद से पूछना चाहिए, मुझे हत्यारे के बारे में क्या पता है, और इस तरह हमें उस शख्स की एक मिली जुली तस्वीर बना लेनी चाहिए जिसे हम ढूंढ रहे हैं। हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। थोरा ग्रे ने असहायपन से सांस भरी। नहीं नहीं मैडम, ये सच नहीं है। हम में से हर एक को कुछ न कुछ पता है, सिर्फ अगर हमें यह पता हो कि वह क्या है। मुझे पूरा यकीन है कि जानकारी मौजूद है, सिर्फ अगर हम उसे पा सके। क्लार्क ने असहमति में सिर हिलाया। हम कुछ नहीं जानते। वो बूढ़ा है या जवान, गोरा है या काला, हम में से किसी ने न उसे कभी देखा है न कभी बात की है। जो भी हमें पता है उसे हम बार बार जांच चुके हैं। हर बात को नहीं। मिसाल के तौर पर मिस ग्रे ने हमें बताया कि जिस दिन सर कारमाइकल की हत्या हुई उस दिन उसने न किसी अजनबी को देखा न उससे बात की। थोरा ग्रे ने सिर हिलाया। ये सही है। सच? लेडी क्लार्क ने हमें बताया कि उन्होंने अपनी खिड़की से तुम्हें सामने वाले दरवाजे पर खड़े किसी आदमी से बात करते देखा था। उन्होंने मुझे किसी अनजान आदमी से बात करते देखा। लड़की वास्तव में हैरान लग रही थी। यकीनन वह निर्दोष निर्मल भाव सच्चा ही हो सकता था। उसने इनकार में सिर हिलाया। लेडी क्लार्क को गलती लगी होगी। मैं कभी भी ओह, अचानक जैसे झटके से उसके मुंह से निकला। उसके कपोलों पर लाली दौड़ गई। मुझे अभी याद आया है, मैं भी कितनी मूर्ख हूँ, इस बारे में बिल्कुल ही भूल गई थी। एक ऐसा आदमी जो मोज़े वगैरह बेचता है, जो पहले सेना में रह चुका है। ये लोग बहुत ज़िद्दी होते हैं। मुझे उससे पीछा छुड़ाना पड़ा। मैं हॉल में से गुजर रही थी जब वह दरवाजे पर आया। घंटी बजाने के बजाय वह मुझसे बात करने लगा, लेकिन वह बुरा आदमी नहीं था। शायद इसीलिए मैं उसके बारे में भूल गई। पायरो सिर के पीछे दोनों हाथ बांधे इधर से उधर घूम रहा था। वो अपने आप से ही इतनी तेज़ी से कुछ बड़बड़ा रहा था कि और कोई बिना कुछ बोले सिर्फ उसे देख रहा था। मोज़े? वो कह रहा था, मोज़े मोज़े आता है जाता है, मोज़े मोज़े, यही तो असली बात है। हाँ, 3 महीने पहले, उस दिन भी, और अब भी। गुड गॉड, मुझे समझ आ गया। वह सीधा होकर बैठ गया और एक गर्वीली नज़र मुझ पर डाली। तुम्हें याद है हेस्टिंग्स? एंडोवर, दुकान, हम ऊपर जाते हैं, सोने का कमरा, एक कुर्सी पर। और अब मैं जान गया हूँ वह क्या था जिसने 2 दिन पहले मेरा ध्यान आकर्षित किया था। वो तुम थी मैडम। वो मेगन की ओर मुड़ा। तुमने अपनी माँ के बारे में बताया था जो रो रही थी क्योंकि उसने उसी दिन तुम्हारी बहन के लिए नए मोज़े खरीदे थे जिस दिन उसका कत्ल हुआ। उसने हम सब की ओर देखा। आपने देखा? वही बात 3 बार दोहराई गई। यह संयोग नहीं हो सकता। जब मैडम बोल रही थी तभी मुझे लगा था कि जो वह कह रही थी उसका किसी और चीज़ से संबंध है। अब मैं जानता हूँ किस चीज़ के साथ। मिसेज एशर की पड़ोसी मिसेज फोलर ने जो कहा उसके साथ। उन लोगों के बारे में जो हमेशा कुछ न कुछ बेचने की कोशिश करते रहते हैं। उसने मोज़े का जिक्र किया था। बताओ मैडम,
ये सच है या नहीं कि तुम्हारी माँ ने वो मोज़े किसी दुकान से नहीं खरीदे थे बल्कि दरवाजे पर आकर बेचने वाले किसी आदमी से? हाँ हाँ, खरीदे थे, मुझे अब याद आ गया है। उसने ये भी कहा था कि उसे इन बेचारे लोगों के लिए बुरा लगता है जो चीज़ों को बेचने के लिए घर घर जाते हैं। मगर इनमें संबंध क्या है? फ्रैंकलिन ने ज़ोर से पूछा। एक आदमी जुराबे बेचता है, इसमें कुछ साबित नहीं होता? मैं कहता हूँ दोस्तों, ये संयोग नहीं हो सकता। 3 अपराध और हर बार एक आदमी मोज़े बेचता हुआ घटनास्थल की जासूसी करता है। वो थोरा की तरफ घुमा। इस आदमी का वर्णन करो। वह भावशून्य दृष्टि से उसे देखती रही। मैं नहीं कर सकती। मुझे पता नहीं कैसे मेरे ख्याल में उसने चश्मा पहना था और गंदा सा ओवरकोट। ये बेहतर है मैडम। वह रुका। मुझे मालूम नहीं, मैंने उसकी ओर देखा भी नहीं। वह ऐसा नहीं था जो आपका ध्यान खींचे। पायरो गंभीरता से बोला। तुम सही हो मैडम। हत्यारों का सारा राज ही इसी में है कि आप उनका वर्णन कैसे करते हैं। बिना किसी शक के वही हत्यारा था। वह ऐसा आदमी नहीं था जो आपका ध्यान खींचे। हाँ, इसके बारे में कोई शक नहीं। तुमने हत्यारे का वर्णन कर दिया है। मिस्टर अलेक्जेंडर बोनापार्ट कस्ट बिना हिले डुले बैठा था। उसका नाश्ता तश्तरी में पड़ा बिना चखे ही ठंडा हो गया था। चाय की केतली के सहारे अखबार टिका था और इसी अखबार को कस्ट गहरी दिलचस्पी से पढ़ रहा था। अचानक वह उठ खड़ा हुआ और 1-2 मिनट के लिए इधर से उधर टहलने के बाद खिड़की के पास पड़ी कुर्सी पर गिर सा गया। एक दबी हुई कराह के साथ उसने दोनों हाथों से सिर थाम लिया। दरवाज़ा खुलने की आहट उसे सुनाई नहीं दी। उसकी मकान मालकिन मिसेज मरबरी दरवाजे पर खड़ी थी। मिस्टर कस्ट, मैं सोच रही थी अगर आप एक अच्छा सा। क्यों, क्या हुआ? आपकी तबीयत ठीक नहीं क्या? कस्ट ने हाथों से सिर ऊपर उठाया। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। मैं सुबह से ठीक महसूस नहीं कर रहा हूँ। मिसेज मरबरी ने नाश्ते की ट्रे पर नज़र डाली। वो तो मैं देख रही हूँ, आपने नाश्ता छुआ भी नहीं। क्या आपके सिर में फिर से दर्द है? नहीं, हाँ, मैं कुछ खिन्न सा महसूस कर रहा हूँ। आई एम सॉरी। फिर तो आप आज बाहर नहीं जाएंगे? कस्ट उछल कर खड़ा हो गया। नहीं नहीं, मुझे ज़रूर जाना है, काम है, ज़रूरी, बहुत ज़रूरी। उसके हाथ काँप रहे थे। उसे इतना उत्तेजित देखकर मिसेज मरबरी उसे शांत करने की कोशिश करने लगी। अगर ज़रूरी जाना है तो जाना है। इस बार दूर जा रहे हैं क्या? नहीं। वह 1-2 पल हिचकिचाया। मैं चेल्टनम जा रहा हूँ। जिस संकोच से उसने ये कहा वह इतना अजीब था कि मिसेज मरबरी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। चेल्टनम अच्छी जगह है, वह बातचीत के लहजे में बोली। मैं एक बार ब्रिस्टल से वहाँ गई थी। वहाँ की दुकानें बहुत अच्छी है। मेरा यही ख्याल है। फर्श पर पड़े मुड़े तुड़े अखबार को उठाने के लिए मिसेज मरबरी मुश्किल से झुकी। झुकना उसके शरीर को रास नहीं आता था। आजकल अखबार में हत्याओं के अलावा और कुछ नहीं होता। अखबार को वापस मेज़ पर रखने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालकर उसने कहा, मुझे बहुत ख़राब लगता है, इसीलिए मैं पढ़ती ही नहीं। कस्ट के होठ हिले लेकिन आवाज़ नहीं हुई। वह अगला कत्ल डॉन कैस्टर में करेगा, मिसेज मरबरी ने कहा, और कल ही। किसी को झुरझुरी आने के लिए काफ़ी है, नहीं? अगर मैं डॉन कैस्टर में रह रही होती और मेरा नाम डी अक्षर से आरंभ होता तो मैं पहली ट्रेन पकड़कर ही कहीं दूर चली जाती। कोई खतरा मोल नहीं लेती। आपने क्या कहा मिस्टर कस्ट? कुछ नहीं मिसेज मरबरी, कुछ नहीं। ये सब रेस वगैरह के कारण है। बेशक वह सोचता है कि उसे वहाँ मौका मिल जाएगा। सुना है ज़्यादा पुलिस बुलाई जा रही है। क्या हुआ मिस्टर कस्ट? आपकी तबीयत वाकई ख़राब लग रही है। कुछ पी ले तो बेहतर नहीं होगा? सच में आज आपको सफ़र नहीं करना चाहिए। कस्ट सीधा खड़ा हो गया। ज़रूरी है मिसेज मरबरी, मैं मीटिंग में हमेशा समय पर पहुंचता हूं। लोगों को आप पर भरोसा ज़रूर होना चाहिए। जब मैं किसी काम को करने की जिम्मेदारी उठाता हूं तो उसे आखिर तक निभाता हूं। कामकाज में आगे बढ़ने का यही एक तरीका है। लेकिन अगर आप बीमार हो तो? मैं बीमार नहीं हूँ मिसेज मरबरी, केवल चिंतित हूँ कुछ निजी बातों को लेकर। ठीक से सोया नहीं। मैं सच में ठीक हूँ। उसका हाव भाव इतना दृढ़ था कि मिसेज मरबरी नाश्ते का सामान उठाकर अनिच्छा से कमरे से बाहर चली आई। कस्ट ने पलंग के नीचे से सूटकेस घसीटकर बाहर निकाला और सामान पैक करने लगा। पायजामे, स्पॉन्ज बैग, अतिरिक्त कॉलर, चमड़े की चप्पल। फिर एक अलमारी का ताला खोलकर उसने एक शेल्फ से लगभग 1 दर्जन गत्ते के 10 बाय 7 के चौरस डिब्बे निकाले और उन्हें सूटकेस में रखा।
मेज पर पड़ी रेलवे गाइड पर एक सरसरी सी नज़र डालकर वह हाथ में सूटकेस पकड़े कमरे से बाहर हो गया। हॉल में सूटकेस को नीचे रखकर उसने हैट और ओवरकोट पहना। ऐसा करते हुए उसने लंबी सांस भरी, इतनी कि एक कमरे से बाहर आती हुई एक लड़की ने चिंता से उसकी ओर देखा। क्या हुआ मिस्टर कस्ट? कुछ नहीं मिस लिली, आप इतनी लंबी सांस खींच रहे थे। कस्ट ने रुखाई से कहा। तुम्हें क्या पूर्वाभास हो जाते हैं मिस लिली, आने वाली घटनाओं का अंदेशा? मुझे पता नहीं कि मैं, बेशक कोई दिन ऐसे होते हैं जब आपको आभास होता है कि सब कुछ गलत हो रहा है, और कोई दिन ऐसे होते हैं जब कुछ सही लगता है। कुछ हद तक, कस ने कहा और फिर सांस भरी। गुड बाय मिस लिली, तुम हमेशा मेरे साथ बहुत अच्छी रही। गुड बाय मत कहिए जैसे आप हमेशा के लिए जा रहे हैं, लिली ने हंसकर कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं, शुक्रवार को मिलते हैं, लड़की हंसी। इस बार आप कहाँ जा रहे हैं? फिर से समुद्र के किनारे? नहीं, चेल्टनम। वो भी अच्छा है, लेकिन टोरके जैसा नहीं। टोरके बहुत सुंदर रहा होगा। मैं भी अगले वर्ष छुट्टियों में वहाँ जाना चाहती हूँ। वैसे आप उस जगह के काफ़ी नज़दीक रहे होंगे जहाँ हत्या हुई थी, ABC हत्या। वह तभी हुई थी जब आप वहाँ थे, है ना? ओह हाँ, मगर जस्टन वहाँ से 6-7 मील दूर है। हो सकता है, कस्ट ने ऐसी विकृत और भयानक मुस्कुराहट के साथ कहा कि मिस लिली का ध्यान उस ओर चला गया। ओह मिस्टर कस्ट, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। गुड बाय मिस लिली। कस्ट ने अनाड़ी की तरह अपना हैट उठाया, सूटकेस पकड़ा और जल्दी से दरवाजे से बाहर चला गया। अजीब बुढ़ा, मिस लिली मरबरी उदारता से बोली। मुझे तो आधा पागल लगता है। इंस्पेक्टर क्रोम ने अपने मातहत से कहा, मुझे मोज़े बनाने वाली सारी कंपनियों की सूची ला कर दो और उसे सब जगह भेजो। मुझे उनके तमाम एजेंटों की सूची भी चाहिए जो कमीशन लेकर सामान बेचते हैं और उनके लिए ऑर्डर इकट्ठे करते हैं। ABC केस के लिए सर? हाँ, ये हरक्यूल पायरो का विचार है। इंस्पेक्टर का स्वर तिरस्कारपूर्ण था। हो सकता है इसमें कुछ भी न निकले, लेकिन किसी भी मौके को छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे वो कितना ही कमज़ोर हो। ठीक है सर, मिस्टर पायरो ने अपने समय में बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन मुझे लगता है अब वह कुछ सनक गए हैं। वह नीम हकीम है, क्रोम बोला। हमेशा ढोंग करता है। कुछ लोग उसके फरेब में आ भी जाते हैं, मैं नहीं आता। चलो अब डॉन कैस्टर की व्यवस्था के बारे में। टॉम हर्टिगन ने लिली मरबरी से कहा, आज सुबह तुम्हारे उस बुड्ढे को देखा। कौन? मिस्टर कस्ट? कस्ट ही था, ह्यूस्टन में। हमेशा की तरह खोई हुई मुर्गी जैसा दिख रहा था। मुझे तो वो पागल लगता है। उसे किसी देखभाल करने वाले की ज़रूरत है। पहले उसने अपना अखबार गिरा दिया, फिर अपना टिकट। मैंने उठाया, उससे तो भान भी नहीं था कि उसने वो खो दिया है। उसने कुछ खिन्न होकर मेरा शुक्रिया किया, लेकिन शायद मुझे पहचाना नहीं। ओह, लिली बोली, उसने तुम्हें सिर्फ हॉल से आते जाते हुए देखा है, वो भी अक्सर नहीं। उसने डांस करते हुए कमरे का चक्कर लगाया। तुम बहुत सुंदर नाचती हो, टॉम ने कहा। तुमने ह्यूस्टन कहा या पैडिंगटन? अचानक लिली ने पूछा। मेरा मतलब है जहाँ तुमने कस्ट को देखा। ह्यूस्टन। तुम्हें पूरा विश्वास है? बेशक। तुम क्या समझती हो? अजीब बात है, मेरा ख्याल था कि तुम पैडिंगटन से चेल्टनम गए थे। ये तुम्हारा ख्याल है, लेकिन कस्ट चेल्टनम नहीं जा रहा था, वह डॉन कैस्टर जा रहा था। चेल्टनम? डॉन कैस्टर? मैं जानता हूँ, लड़की, उसकी टिकट मैंने ही उठाई थी ना। उसने मुझसे कहा था कि वो चेल्टनम जा रहा है। मुझे विश्वास है कि वह वही गया होगा। तुमने गलत समझा, वह डॉन कैस्टर ही जा रहा था। कुछ लोगों की किस्मत बहुत साथ देती है। मैंने रेस में फायरफ्लाई पर शर्त लगाई है और उसे दौड़ता हुआ देखना चाहता हूँ। मैं नहीं सोचती कि कस दौड़ के लिए गया होगा, वह इस तरह का नहीं लगता। ओह टॉम, उम्मीद है उसकी हत्या नहीं हो जाती। इस बार ABC हत्या डॉन कैस्टर में ही होने वाली है। कस्ट को कुछ नहीं होगा, उसका नाम D से नहीं शुरू होता। पिछली बार भी उसकी हत्या हो सकती थी। जब पिछली हत्या हुई तो वो चर्स्टन के समीप टॉर्के में था। अच्छा, ये तो संयोग ही है ना? वह हंस दिया। उससे पहले वो बैक्सिल में तो नहीं था? लिली ने त्योरी चढ़ाई। वो बाहर गया हुआ था। हाँ, मुझे याद है, वो बाहर गया हुआ था क्योंकि वो अपनी तैरने की पोशाक भूल गया था। माँ उसे रफू कर रही थी और उसने कहा था, देखो, कस्ट अपनी तैरने की पोशाक के बिना ही कल ही चला गया है। और मैंने कहा, ओह, उस पुरानी पोशाक की छोड़ो। बैक्सिल में एक बहुत भयानक कत्ल हो गया है। एक लड़की को गला घोंटकर मार दिया गया। अगर वह अपनी तैरने की पोशाक चाहता था तो ज़रूर समुद्र के किनारे ही गया होगा।
मैं कहता हूँ लिली। टॉम के चेहरे पर विनोद से सिलवटें उभर आई। अगर तुम्हारा यह बूढ़ा ही हत्यारा हो तो क्या दोगी? बेचारा कष्ट, वह तो एक मक्खी को भी न मारे। लिली हंस पड़ी। वह आनंद से नाचते रहे। उनके चेतन मन में एक दूसरे के साथ होने की खुशी के अलावा और कुछ नहीं था, लेकिन अर्धचेतन में कहीं कुछ हो रहा था। डॉनकेस्टर, लगता है जैसे वह 11 सितंबर मुझे तमाम जिंदगी याद रहेगी। सच तो यह है कि मैं जब भी सेंट लेज़र का नाम सुनता हूँ तो मेरे मन में दौड़ का नहीं, हत्या का ख्याल आता है। जब भी वह अनुभव याद करता हूँ तो जो सबसे ज़्यादा याद आता है वह है काबिलियत का अभाव महसूस होना। हम सब यहाँ थे, घटनास्थल पर। पायरो, मैं, क्लार्क, फ्रेज़र, मेगन बर्नर्ड, थोरा ग्रे और मेरी ड्रॉर। मगर अंततः हम सब में से कोई भी कर क्या पाया? हम एक कमज़ोर सी उम्मीद पर निर्भर कर रहे थे। हज़ारों की भीड़ में एक ऐसे चेहरे या आकृति को पहचान पाना जो 1, 2 या 3 महीने पहले अस्पष्ट रूप से देखा गया। कठिनाइयाँ बहुत थी। हम सब में केवल एक व्यक्ति था जो ये पहचान कर सकता था, थोरा ग्रे। इतने तनाव में उसकी शांति भंग हो रही थी। उसका शांत कुशल भाव गायब हो गया था। वह हाथों को तोड़ मरोड़ रही थी, लगभग रोती हुई और पायरों से अपील करती हुई। मैंने तो उसकी तरफ देखा भी नहीं। क्यों नहीं देखा? मैं कितनी मूर्ख थी। आप मुझ पर निर्भर कर रहे हैं, आप सब, और मैं आप सबको निराश कर दूंगी, क्योंकि अगर मैं उसे दोबारा देखूं तो हो सकता है उसे पहचानूं भी नहीं। मुझे चेहरे याद नहीं रहते। पायरो चाहे मुझसे कुछ भी कहता रहा हो और उस लड़के की चाहे कितनी आलोचना करता रहा हो, उस समय सिवाय नर्म दिली के और कुछ नहीं दिख रहा था। उस समय वह बेहद कोमल था। सहसा मुझे विचार आया कि मुसीबत में पड़ी खूबसूरत औरतों के प्रति वह भी मेरी तरह उदासीन नहीं रह सकता था। उसने कोमलता से थोरा ग्रे का कंधा थपथपाया। नहीं नहीं, रोना धोना नहीं। तुम उस आदमी को देखोगी तो पहचान लोगी। आपको कैसे पता? कई वजह है, जैसे काले के बाद लाल आता है। क्या मतलब पायरो? मैंने पूछा। मैं खेल की भाषा बोलता हूँ। रूले, एक खेल काफ़ी देर तक काले रंग पर खेला जा सकता है, मगर अंत में लाल ही आना चाहिए। गणित के अनुसार यह संयोग का नियम है। तुम्हारा मतलब है कि किस्मत पलट जाती है? बिल्कुल ठीक हेस्टिंग्स। यहीं पर जुआरी और हत्यारा, जो सबसे बड़ा जुआरी होता है और पैसा नहीं बल्कि अपना जीवन दांव पर लगाता है, आगे देखने की समझ नहीं रखता। वह सोचता है कि चूंकि वह पहले जीत गया है इसीलिए आगे भी जीतता रहेगा। वह भरी हुई जेबें लेकर सही वक्त पर मेज से उठकर चला नहीं जाता। इसी तरह जुर्म में जो हत्यारा सफल हो जाता है वह असफल होने की संभावना की कल्पना भी नहीं कर सकता। अपनी सफलता का सारा श्रेय वह खुद को ही देता है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि जुर्म कितना भी सुनियोजित हो, बिना किस्मत के सफल नहीं हो सकता। ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा? फ्रैंकलिन ने आपत्ति की। पायरो ने उत्तेजना से हाथ हिलाए। नहीं नहीं, संभावना बराबर होती है, लेकिन होनी आपके हक में चाहिए। सोचो, ये भी हो सकता था कि जिस वक्त हत्यारा बाहर जा रहा था उसी वक्त कोई मिसेज एशर की दुकान में दाखिल होता। वह आदमी काउंटर के पीछे झांकने की सोच सकता था, मृत औरत को देख सकता था, और या तो उसी वक्त हत्यारे को पकड़ लेता या पुलिस को उसका इतना सही हुलिया बताता कि वह तत्काल पकड़ा जाता। हाँ, बेशक ये मुमकिन है, क्लार्क ने स्वीकारा। मतलब ये निकला कि कातिल को खतरा उठाना ही पड़ता है। बिल्कुल, हत्यारा जुआरी ही होता है, और दूसरे कई जुआरियों की तरह हत्यारे को भी पता नहीं होता कि कब खेल बंद किया जाए। हर एक अपराध के बाद अपनी योग्यता में उसका विश्वास और भी मजबूत हो जाता है। उसका संतुलन बिगड़ जाता है। वो ये नहीं कहता मैं चतुर और तकदीर वाला हूँ, नहीं, बल्कि केवल मैं चतुर हूँ कहता है। अपनी काबिलियत के बारे में उसकी राय और भी ऊंची हो जाती है। और तब मेरे दोस्तों, गेंद घूमती है और रंग बदल जाता है। गेंद एक नए अंक पर जाकर गिरती है और मेज़ पर लेन देन करने वाला चिल्लाता है लाल। आप समझते हैं इस केस में यही होगा? त्योरिया चढ़ाते हुए मेगन ने पूछा। देर सवेर ये तो होना ही है। अभी तक किस्मत अपराधी के साथ दे रही है। देर सवेर वह पलटकर हमारा साथ ज़रूर देगी। मेरा मानना है कि वह पलट गई है। मौजों का सुराग तो शुरुआत है। अब हर बात उसके हक में जाने की बजाय उसके खिलाफ जाएगी, और वह भी गलतियां करनी शुरू कर देगा। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि तुम उत्साह बढ़ा देते हो, फ्रैंकलिन, क्लार्क ने कहा। हम सबको राहत चाहिए। जब से जागा हूँ मुझे बेबसी का एहसास हो रहा है। मुझे तो कुछ भी फ़ायदेमंद कर पाना मुश्किल लग रहा है।
डोनल बोला। मेगन फट पड़ी। पराजयवादी मत बनो डॉन। लाल होती हुई मेरी ड्रॉवर बोली। मेरा कहना है कि आप कुछ कह नहीं सकते। वह शैतान इसी जगह है और हम भी। आखिर कई बार अजीब ढंग से आपकी लोगों से मुलाकात हो जाती है। मैं क्रोधित हो उठा। अगर हम इससे ज़्यादा कुछ कर पाते। याद रखो हेस्टिंग्स कि पुलिस हर संभव कोशिश कर रही है। नए कांस्टेबल रखे गए हैं। इंस्पेक्टर क्रोम का तौर तरीका चिढ़ा देने वाला हो सकता है, लेकिन वो एक काबिल अफसर है और चीफ कांस्टेबल कर्नल एंडरसन कार्रवाई करने वाला आदमी है। उन्होंने शहर में गश्त लगाने और नज़र रखने के लिए तमाम कदम उठाए हैं। सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी हर जगह होंगे। अखबारों में भी अभियान चल रहा है। आम लोगों को पूरी चेतावनी दे दी गई है। डोनाल्ड फ्रेजर ने सिर को इधर से उधर हिलाया। मैं सोचता हूँ कि वह अब कोशिश ही नहीं करेगा, उसने काफ़ी उम्मीद से कहा। नहीं तो वो पागल ही होगा। बदकिस्मती से, क्लार्क ने रुखाई से कहा। वो पागल है। आपका क्या ख्याल है मिस्टर पायरो? अब हत्या करना बंद कर देगा या इसे अंत तक ले जाएगा? मेरे ख्याल में उसके जुनून की ताकत इसी में है कि वो अपना कहा पूरा करने की पूरी कोशिश करे। ऐसा न करना हार मानने के बराबर होगा और उसका पागल अहम ये कभी स्वीकार नहीं करेगा। मेरे ख्याल में डॉक्टर थॉमसन की भी यही राय है। हमें उम्मीद है कि शायद वह जुर्म करता हुआ पकड़ा जाए। डोनल ने फिर नरमे से हिलाया। वो बहुत चालाक निकलेगा। पायरो ने अपनी घड़ी देखी। हम सब संकेत समझ गए। ये तय हुआ था कि हम लोग दिन भर काम करेंगे। सुबह जितनी गलियों में हो सकेगा गश्त लगाएंगे और बाद में रेस कोर्स में अलग अलग जगहों पर तैनात रहेंगे। हम कह रहा हूँ। जाहिर है कि जहाँ तक मेरा प्रश्न था, मेरा गश्त लगाना बेकार था, क्योंकि मैंने तो कभी एबीसी को देखा हो ही नहीं सकता था। फिर भी बात अलग अलग जगह पर होने की थी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र को घेरा जा सके। इसीलिए मैंने सुझाव दिया कि मैं किसी एक महिला का रक्षक बनकर उसके साथ रहूं। पायरो मान गया। उसकी आंखों में एक चमक थी। लड़कियां अपने अपने हैट लेने चली गई। डोनाल्ड फ्रेजर खिड़की के पास बाहर देखता हुआ खड़ा था, अपने ही ख्यालों में खोया हुआ। फ्रैंकलिन क्लार्क ने उसकी ओर देखा और यह सोचकर कि वह इतना खोया हुआ था कि कुछ नहीं सुनेगा, उसने आवाज़ धीमी करके पायरो से कहा, देखिए मिस्टर पायरो, मैं जानता हूँ कि आप जस्टन गए थे और मेरी भाभी से मिले थे। क्या उसने कहा या सुझाव, मेरा मतलब है कि कोई संकेत दिया? वो लज्जित सा होकर रुक गया। पायरो ने भावशून्य मासूम सा चेहरा बनाकर उत्तर दिया, जिसने मेरे मन में शक जगा दिया। आपकी भाभी ने सुझाव या संकेत दिया? किस बात का? फ्रैंकलिन क्लार्क लाल हो गया। शायद आपको लगता है कि यह समय निजी बातें करने का नहीं है। बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं हर चीज़ को साफ साफ समझना चाहता हूँ। तारीफ लायक रवैया। मुझे लगा जैसे अब क्लार्क को भी पायरो के भावहीन चेहरे के पीछे मनोरंजन का भाव छुपा होने का शक हो गया था। वो कहता रहा, मेरी भाभी बहुत अच्छी औरत है। मैंने हमेशा उसे पसंद किया है, लेकिन वो कुछ समय से बीमार चल रही है और उस तरह की बीमारी में दवाएं वगैरह दिए जाने के कारण लोगों के बारे में यूं ही कुछ कल्पना कर लेना। आहा, अब तो पायरो की आंखों की चमक के बारे में कोई गलती नहीं हो सकती थी, लेकिन फ्रैंकलिन क्लार्क अपनी ही व्यवहार कुशलता में लीन होने के कारण ये देख नहीं पाया। थोड़ा मिस ग्रे के बारे में, उसने कहा। ओह, तो आप मिस ग्रे की बात कर रहे हैं? पायरो के स्वर में मासूमियत भरी हैरानी थी। हाँ, लेडी क्लार्क ने अपने मन में ही कुछ सोच लिया था। आपने देखा ही है, थोड़ा मिस ग्रे एक खूबसूरत लड़की है। शायद, हाँ, पायरो ने स्वीकारा। सब औरतें दूसरी औरतों को लेकर ईर्ष्यालु होती है। बेशक थोड़ा मेरे भाई के लिए महत्वपूर्ण थी। वो हमेशा कहता था कि थोड़ा जैसी बढ़िया सेक्रेटरी उसे पहले कभी नहीं मिली और वह उससे स्नेह भी करता था, मगर ये सब सीधा साफ शक से परे था। मेरा मतलब है कि थोड़ा ऐसी लड़की नहीं जो नहीं, पायरो ने मदद करते हुए कहा। मगर मेरी भाभी ने सोच लिया और ईर्ष्या करने लगी। ऐसा नहीं है कि वह कुछ भी जाहिर करती थी, मगर कार की मौत के बाद जब मिस ग्रे के यहाँ ठहरने की बात उठी तो शार्लेट ने रुखाई से उसे काट दिया। बेशक ये कुछ हद तक बीमारी और मार्फिया दिया जाने के कारण था। नर्स कैप्स्टिक का यही कहना है। वो कहती है कि हमें शार्लेट को ऐसा सोचने के लिए दोष नहीं देना चाहिए। वह रुका। हाँ तो मिस्टर पायरो, मैं चाहता हूँ कि आप ये बात समझें कि इसका कुछ मतलब नहीं है। ये सिर्फ एक बीमार औरत की कल्पना है। ये देखिए, उसने अपनी जेब में टटोला। मैं जब मेले स्टेट में था तो मुझे मेरे भाई का यह पत्र आया था। मैं चाहता हूँ आप इसे पढ़ें, क्योंकि इससे आपको पता चल जाएगा उन दोनों के बीच क्या था। पायरो ने पत्र ले लिया।
फ्रैंकलिन उसके पास चलाया और पत्र पर उंगली घुमाता हुआ कुछ हिस्से ऊंची आवाज़ में पढ़ने लगा। यहाँ सब कुछ सामान्य ही है। शार्लेट को दर्द से कुछ राहत है। काश कुछ और कहा जा सकता। तुम्हें थोरा ग्रे याद होगी, वो प्यारी लड़की है और मैं बता नहीं सकता उसकी वजह से मुझे कितना आराम है। इस बुरे वक्त में उसके बिना मैं समझ नहीं पाता कि क्या करूं। उसकी हमदर्दी और काम में दिलचस्पी कभी कम नहीं होती। उसकी पसंद बहुत उम्दा है। खूबसूरत चीज़ों की तरफ रुझान है और चीनी कला में मेरे जितनी ही रुचि। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे वह मिली। इससे ज़्यादा नज़दीक और हमदर्द तो एक बेटी भी नहीं होती। उसकी ज़िंदगी मुश्किल रही है और हमेशा खुशगवार नहीं रही, लेकिन मुझे ये सोचकर खुशी होती है कि यहाँ उसे घर और सच्चा स्नेह मिले हैं। आपने देखा, फ्रैंकलिन बोला, मेरा भाई उसके बारे में ऐसा महसूस करता था। वो उसे एक बेटी की तरह मानता था। मुझे ये बहुत अन्यायपूर्ण लग रहा है कि मेरे भाई की मृत्यु होते ही उसकी बीवी ने लड़की को घर से बाहर निकाल दिया। औरतें वाकई ही शैतान होती है मिस्टर पायरो। याद रखिए, आपकी भाभी बीमार है और तकलीफ़ में। मैं जानता हूँ, यही मैं अपने आप को कहता रहता हूँ। हमें उसे आंकना नहीं चाहिए। जो भी है, मैंने सोचा आपको ये दिखा दूँ। मैं नहीं चाहता कि लेडी क्लार्क के कुछ कहने पर आपके मन में थोरा ग्रे के बारे में गलत राय बन जाए। पायरो ने पत्र लौटा दिया। मैं यकीन दिलाता हूँ कि मैं कभी भी किसी के कुछ कहने पर गलत राय नहीं बनाता। मैं अपनी राय खुद बनाता हूँ। पत्र को छुपाते हुए क्लार्क ने कहा, मैं खुश हूँ कि मैंने आपको ये दिखा दिया। लड़कियाँ आ रही है। अब हम यहाँ से चले जाए तो बेहतर। हम कमरे से बाहर आए तो पायरो ने मुझे वापस बुलाया। तो तुमने अभियान पर जाने का पक्का फैसला कर लिया है हेस्टिंग्स? ओह हाँ, यहाँ निठल्ला बैठना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। बदन ही नहीं, मन भी काम करता है हेस्टिंग्स। इसमें तुम मुझसे ज़्यादा अच्छे हो, मैंने कहा। बेशक तुम सही हो हेस्टिंग्स। क्या मैं ठीक समझ रहा हूँ कि तुम औरतों में से किसी एक के एस्कॉर्ट बनना चाहते हो? सोचा तो यही था। तुम किसका साथ देना चाहते थे, ये मैंने नहीं सोचा। मिस बर्नर्ड के बारे में क्या ख्याल है? वो ज़रा आज़ाद किस्म की है, मैंने आपत्ति की। मिस ग्रे? हाँ, वो बेहतर है। हेस्टिंग्स, तुम अनोखे मगर पारदर्शी किस्म के बेईमान हो। तुमने पहले से ही अपनी सुनहरे बालों वाली परी के साथ दिन बिताने की योजना बना रखी थी। ओह पायरो, सच में? मुझे तुम्हारी योजना उलटने के लिए खेद है, मगर मैं तुम्हें किसी और के साथ रहने की गुजारिश करता हूँ। ओह ठीक है। मुझे लगता है कि तुम्हारे मन में उस डच गुड़िया जैसी लड़की के लिए कमज़ोरी है। जिसके साथ तुम्हें रहना है वो मेरी ड्रॉर है और मैं आग्रह करता हूँ कि तुम उसको बिल्कुल न छोड़ना। मगर क्यों पायरो? क्योंकि मेरे दोस्त, उसका नाम डी से शुरू होता है। हमें कोई खतरा नहीं उठाना चाहिए। मुझे उसकी बात का तर्क समझ में आ गया। पहले ये बात बहुत दूर की कौड़ी लगती थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर एबीसी पायरो से अंधी नफरत करता है तो वो ज़रूर पायरो की गतिविधियों की जानकारी रखता होगा। इसीलिए मेरी ड्रॉर को ख़त्म कर देना उसे बहुत उपयुक्त वार लगेगा। मैंने अपने एतबार को बनाए रखने का फैसला किया। मैं पायरो को खिड़की के पास एक कुर्सी पर बैठे छोड़कर बाहर चला गया। उसके सामने एक रूलेट चक्र पड़ा था। मैं जैसे ही कमरे से बाहर निकला, उसने चक्र घुमाया और मुझे आवाज़ दी, लाल, ये एक अच्छा शकुन है हेस्टिंग्स, किस्मत बदल जाती है। जैसे ही उसके साथ बैठा आदमी उठकर लड़खड़ाता हुआ उसके पास से गुजरा, उसकी टोपी अगली सीट पर गिर गई और वह उसे उठाने के लिए झुका तो लीड बैटर बेसब्री से मुंह में ही भुनभुनाया। ये सब हुआ नॉट अ स्पैरो के चरम बिंदु पर। करुणा से भरा वो सुंदर और रोमांचकारी ड्रामा जिसे देखने के लिए लीड बैटर हफ्ते भर से इंतज़ार कर रहा था। कैथरीन रॉयल द्वारा अभिनीत सुनहरे बालों वाली नायिका फटी आवाज़ में चिल्लाकर नाराज़गी व्यक्त कर रही थी, कभी नहीं, इससे तो अच्छा मैं भूखी मर जाऊं, लेकिन मैं भूखी मरूंगी नहीं। वह शब्द याद करो, नॉट अ स्पैरो फॉल्स। लीड बैटर ने खिंचकर सिर दाएं से बाएं घुमाया। खुदा के लिए, लोग फिल्म के अंत तक क्यों नहीं रुक सकते? रूह को हिला देने वाली इस घड़ी में उठकर जाना, आह, ये बेहतर था। परेशान करने वाला वो आदमी बाहर चला गया था। लीड बैटर को अब पूरा पर्दा दिखाई दे रहा था और न्यूयॉर्क में वैन श्रेनर मैंशन की खिड़की में खड़ी कैथरीन रॉयल भी। और अब वह रेलगाड़ी में चढ़ रही थी, बच्चे को बाहों में लिए। अमेरिका में कितनी अजीब रेलगाड़ियाँ होती है, इंग्लैंड की रेलगाड़ियों जैसी बिल्कुल भी नहीं। अब फिर से स्टीव आ गया, पहाड़ों में बने अपने छोटे से मकान में। फिल्म अपने भावात्मक और लगभग धार्मिक अंत तक पहुंच गई। रोशनी होते ही लीड बैटर ने तुष्टि से सांस ली। आंखें झपकाता हुआ धीरे धीरे
उठ खड़ा हुआ। वह सिनेमा घर से कभी भी जल्दी बाहर नहीं निकलता था। रोज़मर्रा की नीरस वास्तविकता में वापस लौटने में उसे हमेशा पल दो पल लग जाते थे। उसने आसपास देखा। आज दोपहर ज़्यादा लोग नहीं थे, सब रेस देखने गए हुए थे। लीड बैटर को दौड़ पसंद नहीं थी, न ही पत्ते खेलना, न ही सिगरेट या शराब पीना। इसीलिए उसे फिल्में देखने का आनंद उठाने के लिए काफ़ी ऊर्जा मिल जाती थी। हर कोई दरवाजे की ओर जा रहा था। लीड बैटर भी वैसा ही करने वाला था। उसके आगे वाली सीट पर बैठा व्यक्ति सो रहा था, अपनी कुर्सी में गिरा पड़ा। लीड बैटर को यह सोचकर ही गुस्सा आ गया कि कोई नॉट स्पैरो जैसी फिल्म के चलते हुए भी सो सकता था। एक क्रुद्ध आदमी उस सोए हुए आदमी से, जिसकी फैली हुई टांगें उसका रास्ता रोकी थी, कह रहा था, एक्सक्यूज़ मी सर। लीड बैटर द्वार तक पहुंच चुका था। उसने मुड़कर देखा। कुछ हलचल सी नजर आ रही थी। एक चौकीदार लोगों का एक छोटा सा झुंड। शायद उसकी सीट के आगे वाला आदमी बेहद पिए हुए था, सोया हुआ नहीं। वह ठिठका और बाहर चला गया। ऐसा करके वह उस दिन की सनसनी को जानने से चूक गया। सेंट लेजर रेस में 85 के बदले 1 के कारण न जीत पाने से भी बड़ी सनसनी। चौकीदार कह रहा था, मेरे ख्याल में आप सही है सर, ये बीमार है। क्यों, क्या हुआ सर? दूसरे व्यक्ति ने आश्चर्य से बोलते हुए अपना हाथ परे खींच लिया और एक चिपचिपे लाल दाग को देखने लगा। खून? चौकीदार दबी आवाज़ में कुछ बोला। उसे सीट के नीचे से झांकती एक पीले रंग की चीज़ नजर आ रही थी। हे ईश्वर, वो बोला, ये तो ABC। कस्ट रीगल सिनेमा से बाहर आया और आसमान की ओर देखा। एक खूबसूरत शाम, सच में एक खूबसूरत शाम। ब्राउनिंग की पंक्तियाँ याद हो आई। खुदा अपनी जन्नत में है, दुनिया में सब ठीक है। उसे ये पंक्तियाँ हमेशा से पसंद थी। केवल कभी कभी ऐसा होता था कि उसे लगता था यह सच नहीं है। वो तेज़ कदमों से ब्लैक स्वॉन आ गया जहाँ वो रहता था। सीढ़ियाँ चढ़कर अपने सोने के कमरे तक पहुँचा। तीसरे माले पर एक दम घोटू कमरा, अंदर की दालान और गराज के ऊपर बना हुआ। कमरे में घुसते ही उसकी मुस्कुराहट अचानक मुरझा गई। उसकी आस्तीन की मोहरी के पास एक दाग था। उसने एहतियात से उसे छुआ, गीला और लाल। खून। उसने जेब में हाथ डाला और कुछ निकाला, एक लंबा पतला चाकू। चाकू का फल भी गीला और लाल था। कस्ट देर तक वही बैठा रहा। उसकी आंखें किसी शिकार किए जाने वाले जानवर की आंखों की तरह कमरे में घूमी। उसने घबराहट में जुबान होठों पर फिराई। मेरा कोई कसूर नहीं, कस्ट बोला। वह ऐसे बोला जैसे किसी के साथ सवाल जवाब कर रहा था, जैसे कोई स्कूली लड़का अपने हेडमास्टर को दलील दे रहा हो। एक बार फिर उसने जुबान होठों पर फिराई। एक बार फिर सतर्कता से कोट की आस्तीन को छुआ। उसकी आंखें कमरे में घूमकर वॉश बेसिन पर जा रुकी। पल भर बाद ही वह वॉश बेसिन में एक पुराने जग से पानी उंडेल रहा था। उसने कोट उतारकर उसकी आस्तीन को धोया और ध्यानपूर्वक निचोड़ा। उफ, अब पानी लाल हो गया था। दरवाजे पर दस्तक। वह वही जड़ हो गया। एक टक देखता हुआ दरवाज़ा खुला। एक गदराई सी जवान औरत हाथ में जग लिए। ओह, माफ़ कीजिए सर, आपका गर्म पानी, वह किसी तरह बोला। शुक्रिया, मैंने ठंडे पानी से हाथ मुंह धो लिया। उसने ऐसा क्यों कह दिया? लड़की की आंखें उसी क्षण वॉश बेसिन पर चली गई। वह उतावलेपन से बोला, मैंने अपना हाथ काट लिया। एक अंतराल, यकीनन एक लंबे अंतराल के बाद वह बोली, जी सर। दरवाज़ा बंद करती हुई वह बाहर चली गई। कस्ट ऐसे खड़ा रहा जैसे पत्थर हो गया हो। वह सुनने लगा। आखिर वह आ ही गया। क्या आवाज़ें आ रही थी? बोलने की आवाज़ें, सीढ़ियाँ चढ़ते पैरों की आवाज़। उसे अपने दिल की धड़कन के अलावा और कोई आवाज़ सुनाई नहीं थी। फिर अचानक वह जड़ता से बाहर आकर सक्रिय हो उठा। कोट पहना और दबे पांव जाकर दरवाज़ा खोला। शराब घर से आने वाली सामान्य मरमराहट के अलावा और कोई शोर नहीं था। वो चुपके से नीचे चला गया। कोई नहीं। किस्मत अच्छी थी। वो सीढ़ियों के तले पर रुका। अब किधर? उसने फैसला कर लिया। जल्दी से एक गलियारे में से होता हुआ अहाते में खुलने वाले दरवाजे से बाहर चला गया। एक दो ड्राइवर कारों के साथ कुछ छेड़छाड़ कर रहे थे और जीतने तथा हारने वालों की चर्चा कर रहे थे। कस्ट जल्दी से अहाते को पार करके बाहर सड़क पर चला गया। दाएं हाथ पर पहले ही नुक्कड़ के पार, फिर बाईं ओर, दोबारा दाएं हाथ। क्या वह स्टेशन जाने का जोखिम उठा सकता था? हाँ, वहाँ भीड़ भाड़ होगी, विशेष गाड़ियाँ होगी। अगर किस्मत ने साथ दिया तो वह ज़रूर जा सकता था। बस सिर्फ अगर किस्मत साथ दे तो। इंस्पेक्टर क्रोम लीड बैटर के उत्तेजित बयान को सुन चुका था। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इंस्पेक्टर, जब भी मैं उसके बारे में सोचता हूँ तो मेरे दिल की धड़कन रुक सी जाती है। वो पूरे कार्यक्रम में मेरे पास ही बैठा रहा होगा।
लीड बैटर के दिल की तरफ पूरी तरह उदासीन इंस्पेक्टर क्रोम ने कहा, मुझे ज़रा साफ साफ समझ लेने दो। वो शख्स फिल्म के अंत के आसपास बाहर गया। नॉट अ स्पैरो, कैथरीन रॉयल, लीड बैटर खुद ब खुद फुसफुसाया। वो तुम्हारे पास से गुजरा और ऐसा करते समय लड़खड़ाया। उसने लड़खड़ाने का सिर्फ बहाना किया, मुझे अब समझ में आ रहा है। फिर वह अपना हैट उठाने के लिए आगे वाली कुर्सी पर झुका। उसने उसी वक्त बेचारे को छुरे से मारा होगा। तुमने कुछ सुना नहीं? कोई कोई करा। लीड बैटर ने कैथरीन रॉयल की मोटी आवाज़ के अतिरिक्त और कुछ नहीं सुना था, लेकिन अब उसने अपनी कल्पना में एक करा सुन ली। इंस्पेक्टर क्रोम ने करा पर विश्वास कर लिया और उसे आगे कहने की हिदायत दी। फिर वह बाहर चला गया। क्या तुम उसका हुलिया बयान कर सकते हो? वो बहुत लंबा ऊंचा आदमी था, कम से कम 6 फुट ऊंचा, दानव जैसा। क्या वो लंगड़ाता था? इंस्पेक्टर क्रोम ने पूछा। हाँ हाँ, अब आप जिक्र कर रहे हैं तो मुझे लगता है वो लंगड़ाता था। बहुत काला, हो सकता है छोटी जात का हो। जब हॉल में रोशनी थी तो क्या वह उस वक्त अपनी सीट पर था? ही वह फिल्म शुरू होने के बाद आया। इंस्पेक्टर क्रोम ने सिर हिलाकर लीड बैटर को बयान पर हस्ताक्षर करने को कहा और उससे पीछा छुड़ाया। ये खराब गवाह है, उसने निराशा से कहा। हल्के से सुझाव पर वह कुछ भी कह देगा। साफ जाहिर है कि उसे बिल्कुल पता नहीं कि वह आदमी कैसा लगता था। चौकीदार को दोबारा बुलाओ। फौजी की तरह अकड़ा हुआ चौकीदार आया और सीधा खड़ा हो गया, आंखें कर्नल एंडरसन पर टिकी हुई। चलो जेमसन, तुम्हारी कहानी सुने। जेमसन ने सैल्यूट किया। जी सर। कार्यक्रम के बाद मुझे बताया गया कि एक सज्जन की तबीयत खराब थी। वह अपनी सीट में लुढ़का हुआ था। दूसरे लोग उसके आसपास खड़े थे। मुझे देखने में उसकी हालत खराब लगी सर। पास खड़े एक सज्जन ने उसके कोट पर हाथ रखकर मेरा ध्यान उधर खींचा। खून था सर। साफ था कि वो मर चुका था, चाकू के वार से। मेरा ध्यान सीट के नीचे पड़ी एक ABC गाइड पर चला गया। मैंने उसे हाथ नहीं लगाया, लेकिन पुलिस को फ़ोन कर दिया कि एक हादसा हो गया था। बहुत अच्छे जेमसन, तुमने बिल्कुल सही किया। धन्यवाद सर। क्या तुमने कुछ मिनट पहले उन सीटों में से किसी को उठकर जाते हुए देखा था? कई लोग थे सर। उनका वर्णन कर सकते हो? नहीं सर। एक तो मिस्टर जियोफ्रे पार्नेल थे, एक युवक था सैम बेकर अपनी प्रेमिका के साथ, और किसी पर मैंने ध्यान नहीं दिया। अफसोस। बस इतना ही जेमसन? यस सर। चौकीदार ने सैल्यूट किया और चला गया। डॉक्टरी ब्यौरा हमें मिल गया है, कर्नल एंडरसन ने कहा। अब हमें उस शख्स को बुलाना चाहिए जिसने उसे देखा था। एक कांस्टेबल अंदर आया और सैल्यूट किया। सर, हरक्यूल पायरो आए हैं और एक अन्य सज्जन भी। इंस्पेक्टर क्रोम के माथे पर बल पड़ गए। ओह अच्छा, वो बोला। उन्हें अंदर ले आओ। पायरो के पीछे पीछे आते हुए मैंने इंस्पेक्टर क्रोम द्वारा बोले गए अंतिम शब्द सुन लिए। वह और चीफ कांस्टेबल दोनों चिंतित और निराश लग रहे थे। कर्नल एंडरसन ने सिर हिलाकर हमारा अभिवादन किया। मुझे खुशी है कि आप आ गए मिस्टर पायरो, उसने शिष्टता से कहा। मुझे लगा जैसे वह समझ गया कि क्रोम की बात हमारे कानों तक पहुंच गई होगी। देखिए, हमारे साथ फिर बहुत ज्यादती हुई है। एक और ABC हत्या? हाँ, बेहद दुस्साहसी काम। वह शख्स झुका और एक आदमी की पीठ में चाकू मार दिया। इस बार छुरे से वार? हाँ, वो अपने तरीके बदलता रहता है। नहीं, सिर पर वार, गला घोटना और अब छुरा। बहुमुखी शैतान। क्यों? ये डॉक्टरी जांच की रिपोर्ट है, अगर आप पढ़ना चाहे तो। उसने एक कागज़ पायरों की तरफ बढ़ाया। एक ABC गाइड मरने वाले के पैरों के बीच नीचे फर्श पर पड़ी थी, उसने जोड़ा। मरने वाले की पहचान हो गई क्या? पायरो ने पूछा। हाँ, इस बार ABC ने गलती की है। अगर उससे हमें कोई तसल्ली मिलती है तो। मृत व्यक्ति का नाम अल्शील्ड है, जॉर्ज अल्शील्ड, पेशे से एक नाई। विचित्र, पायरो ने टिप्पणी की। हो सकता है एक अक्षर छूट गया हो, कर्नल ने सुझाव दिया। मेरे दोस्त ने अविश्वास से सिर हिलाया। अगले गवाह को बुलाए क्या? वो घर जाने को बेचैन है। हाँ हाँ, आगे बढ़ते हैं। एलिस इन वंडरलैंड में फ्रॉक फुटमैन जैसा दिखने वाला एक अधेड़ आदमी अंदर लाया गया। वह बहुत उत्तेजित था और इसी कारण उसकी आवाज़ तीखी हो गई थी। इतना बुरा अनुभव मुझे पहले कभी नहीं हुआ, वह चिंचियाती हुई आवाज़ में बोला। मेरा दिल कमज़ोर है सर, बहुत कमज़ोर। मैं मर भी सकता था। तुम्हारा नाम? इंस्पेक्टर ने पूछा। डाउन्स, रॉजर इमानुअल डाउन्स। पेशा? मैं लड़कों के हाईफील्ड स्कूल में मास्टर हूँ। क्या आप हमें बता सकते हैं कि क्या हुआ था? मैं आपको बहुत संक्षेप में बता सकता हूँ। फिल्म खत्म होने पर मैं अपनी कुर्सी से उठा। मेरे बाईं तरफ वाली कुर्सी खाली थी।
लेकिन उससे अगली में एक आदमी बैठा था जो सोया हुआ लग रहा था। मैं बाहर जाने के लिए उसके पास से गुजर नहीं पा रहा था क्योंकि उसकी टांगें फैली हुई थी। मैंने उससे कहा मुझे निकल जाने दे। वो हिला नहीं तो मैंने अपना आग्रह दोहराया, कुछ ऊंची आवाज़ में। उसने फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। तब उसे जगाने के लिए मैंने उसका कंधा पकड़ा। उसका शरीर और ज़्यादा लुढ़क गया। मुझे एहसास हुआ कि या तो वो बीमार था या बेहोश। मैंने आवाज़ लगाई, यह आदमी बीमार है, द्वारपाल को बुलाओ। द्वारपाल आ गया। मैंने जैसे ही उस आदमी के कंधे से अपना हाथ हटाया तो देखा कि वो गीला और लाल हो गया था। यकीन कीजिए कि मेरे लिए ये एक ज़बरदस्त धक्का था। कुछ भी हो सकता था। वर्षों से मेरा दिल कमज़ोर है। कर्नल एंडरसन अजीब ढंग से डाउन्स को देख रहा था। तुम अपने आप को खुशकिस्मत मान सकते हो मिस्टर डाउन्स। मैं मानता हूँ सर, मेरी धड़कन तक तेज़ नहीं हुई। तुम मेरा मतलब नहीं समझे। तुम्हारा कहना है कि तुम 2 कुर्सियों पर बैठे थे। दरअसल पहले मैं मरने वाले के बगल वाली कुर्सी पर ही बैठा था। फिर मैं आगे को चला गया ताकि किसी खाली कुर्सी के पीछे बैठूं। तुम्हारी कदकाठी ही बिल्कुल मरने वाले जैसी है और तुमने भी उसकी तरह 19 स्कार्फ पहन रखा था, है ना? मुझे समझ नहीं आ रहा, डाउन्स ने रुखाई से कहा। भले आदमी, मैं तुम्हें बताता हूँ, कर्नल एंडरसन ने कहा कि कहाँ तुम्हारी किस्मत काम आई। जैसे भी हुआ हो, जब हत्यारा तुम्हारा पीछा करता हुआ अंदर पहुंचा तो वह कुछ चकरा सा गया। उसने गलत पीठ पर वार कर दिया। मैं शर्त लगा सकता हूँ डाउन्स कि वह खंजर तुम्हारे लिए था। डाउन्स का दिल इससे पहले संकटों में कितना ही दृढ़ रहा हो, इस इम्तिहान में वह खड़ा नहीं रह सका। वह एक कुर्सी में धंस गया और उसका चेहरा नीला पड़ गया। पानी, वह हाफा, पानी। उसके लिए एक गिलास पानी लाया गया। वह घूंट भरने लगा और उसका चेहरा भी सामान्य होता गया। वो बोला, मैं क्यों? यही लगता है, वास्तव में यही कहा जा सकता है। आपका मतलब है कि ये आदमी, ये शैतान, ये खून का प्यासा पागल आदमी मेरा पीछा करता रहा है सही मौका पाने के लिए? मेरे विचार में ऐसा ही था, मगर खुदा के लिए मैं क्यों? रोष से भरे डाउन्स ने पूछा। इंस्पेक्टर क्रोम ने क्यों नहीं पूछने की इच्छा को दबाते हुए कहा, मुझे लगता है कि एक पागल जो भी करता है उसके पास उसका कारण होने की आशा करना बेकार है। ईश्वर कृपा करे। डाउन्स शांत होते हुए फुसफुसाया। वह उठ खड़ा हुआ। अचानक वह बूढ़ा और विचलित दिखने लगा। अगर आप लोगों को मेरी और ज़रूरत नहीं तो मैं घर जाऊंगा। मेरी तबीयत खास ठीक नहीं है। ठीक है मिस्टर डाउन्स, मैं तुम्हारे साथ एक कांस्टेबल भेज देता हूँ, सिर्फ ये देखने के लिए कि तुम ठीक ठाक हो। ओह नहीं नहीं, शुक्रिया, इसकी ज़रूरत नहीं। ठीक है, कर्नल एंडरसन ने रुखाई से कहा। उसने प्रश्न भरी आंखों की कोरों से इंस्पेक्टर की ओर देखा। इंस्पेक्टर ने हल्के से हाँ में सिर हिलाया। डाउन्स डावाडोल सा ही बाहर चला गया। ठीक है कि वह इसके लिए लपक ही नहीं लिया। वहाँ 2-1 तो होगे ही। जी हाँ सर, आपके इंस्पेक्टर राइस ने इंतज़ाम कर दिया है। घर की निगरानी की जाएगी। क्या आप ये सोचते हैं कि अपनी गलती का एहसास होते ही एबीसी दोबारा कोशिश करेगा? पायरो ने पूछा। एंडरसन ने सिर हिलाकर हाँ कहा। यह मुमकिन है, वो बोला। आदमी सचेत किस्म का लगता है। यह एबीसी अगर उसकी योजना के मुताबिक कुछ नहीं होगा तो वो परेशान हो जाएगा। काश हमें उसका हुलिया पता चल जाता, कर्नल एंडरसन ने खिंचकर कहा। हम पहले की तरह ही अंधेरे में हैं। हो सकता है मिल जाए, पायरो बोला। आप ऐसा सोचते हैं? मुमकिन तो है, नरक में जाए। क्या किसी के पास भी आंखें नहीं है? धीरज रखो, पायरो बोला। लगता है आपको बहुत विश्वास है मिस्टर पायरो। इस आशावाद का कोई कारण? हाँ कर्नल एंडरसन, अब तक हत्यारे ने कोई गलती नहीं की थी, पर जल्दी ही वह करने वाला है। अगर आपके पास आगे बढ़ने के लिए यही एक बात है तो। चीफ कांस्टेबल ने कहना शुरू किया, लेकिन उसे बीच में ही टोक दिया गया। ब्लैक स्वॉन के मिस्टर बॉल एक युवती के साथ आए हैं सर। वो कहते हैं कि उनको कुछ ऐसा बताना है जो आपकी मदद कर सकता है। ब्लैक स्वॉन का मिस्टर बॉल एक भारी भरकम कम सोचने वाला आदमी था। उससे बियर की गंध आ रही थी। उसके साथ मोटी आंखों वाली एक गोल मटोल युवती थी जो बहुत उत्तेजित लग रही थी। उम्मीद है मैं दखल नहीं दे रहा या आपके कीमती वक्त को बर्बाद नहीं कर रहा, बॉल ने भारी आवाज़ में धीरे धीरे कहा। मगर इस लड़की मेरी का मानना है कि उसे आपको कुछ ऐसा बताना है जो आपको जानना चाहिए। लड़की बेमन से हंसी। क्या बात है लड़की? एंडरसन ने पूछा। क्या नाम है तुम्हारा? मेरी सर, मेरी स्ट्राउड। बताओ मेरी। मेरी ने अपनी गोल गोल आंखें अपने मालिक की तरफ घुमाई। इसका काम मेहमानों के कमरों में गर्म पानी लेकर जाना है, बॉल ने उसका बचाव करते हुए बताया।
लगभग आधा दर्जन लोग हमारे यहाँ ठहरे हुए हैं, कुछ तो दौड़ के कारण, कुछ काम से। हाँ ठीक है, एंडरसन ने अधीरता से कहा। आगे बोलो लड़की, बॉल ने कहा। अपनी पूरी कहानी सुनाओ, डरो मत। मेरी ने तेज तेज सांस लेकर आ भरी और हाँफते हुए अपनी कथा सुनाने लगी। मैंने दरवाज़ा खटखटाया मगर कोई जवाब नहीं आया। नहीं तो मैं अंदर नहीं जाती, तब तक नहीं जब तक साहब आ जाओ नहीं कह देते। चूँकि उन्होंने कुछ नहीं कहा इसीलिए मैं अंदर चली गई। वह हाथ धो रहे थे। उसने रुककर लंबी सांस खींची। कहती रहो लड़की, एंडरसन बोला। मेरी ने कनखियों से अपने मालिक को देखा। आपके लिए गर्म पानी सर, मैंने कहा। मैंने दस्तक दी थी लेकिन वो बोले, ओह मैंने ठंडे पानी से ही हाथ मुँह धो लिए हैं। और मैंने बेसिन की ओर देखा और ओह भगवान रक्षा करे सर, वो पूरा लाल था। लाल? एंडरसन ने तेजी से पूछा। बॉल बीच में ही बोल उठा। लड़की ने मुझे बताया कि उस आदमी ने अपना कोट उतार दिया था और उसके आस्तीन हाथ में पकड़े था जो भीगी हुई थी। क्यों, ठीक है ना लड़की? जी हाँ सर, ये ठीक है, वह कहती रही। और सर उसका चेहरा अजीब सा लग रहा था, एकदम अजीब। मैं तो घबरा गई थी। कब की बात है? एंडरसन ने तेजी से पूछा। लगभग 5:15 बजे मेरे हिसाब से। 3 घंटे से भी ज़्यादा पहले, एंडरसन झल्लाया। तुम उसी वक्त क्यों नहीं आए? मुझे उसी वक्त पता नहीं चला, बॉल ने कहा। तब तक नहीं जब तक यह खबर नहीं आ गई कि एक और कत्ल हो गया था। और तब ये लड़की चिल्लाई कि बेसिन में खून हो सकता था। और मैंने पूछा वह क्या कह रही थी और उसने मुझे बताया। मुझे सुनकर अच्छा नहीं लगा और मैं ऊपर चला गया। कमरे में कोई नहीं था। मैंने पूछताछ की तो एक लड़के ने बताया कि उसने एक आदमी को चुपके से उधर से जाते देखा था और उसके ब्यौरे से वही आदमी लगता था। तब मैंने अपनी पत्नी से कहा कि मेरी को पुलिस के पास जाना चाहिए। मेरी को यह ख्याल अच्छा नहीं लगा तो मैंने कहा कि मैं उसके साथ चलूँगा। इंस्पेक्टर क्रोम ने एक कागज़ उसकी ओर बढ़ाया। उस आदमी का हुलिया बताओ, जल्दी से जल्दी, गंवाने के लिए वक्त नहीं है हमारे पास। औसत दर्जे का कद, मेरी बोली। झुका हुआ और चश्मा पहनता था। उसके कपड़े गहरे रंग का सूट और हॉम्बर्ग हैट, दिखने में फटीचर सा। इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं बता पाई। क्रोम ने अनुचित जोर नहीं लगाया। शीघ्र ही सारी टेलीफोन लाइनें व्यस्त हो गई। लेकिन न ही इंस्पेक्टर को और न ही चीफ कांस्टेबल को ज़्यादा उम्मीद थी। क्रोम ने पता लगाया कि जब वह आदमी छुप कर जा रहा था तो उसके पास कोई बैग या सूटकेस नहीं था। यहाँ कुछ संभावना हो सकती है, वो बोला। 2 आदमियों को ब्लैक स्वॉन भेज दिया गया। गर्व और अपनी अहमियत से फूला हुआ बॉल और लगभग रोती हुई मेरी उनके साथ गए। लगभग 10 मिनट बाद सार्जेंट लौट आया। मैं रजिस्टर ले आया हूँ सर, उसने कहा। ये रहे हस्ताक्षर। AB केस या कैश, चीफ कांस्टेबल बोला। हम आसपास इकट्ठा हो गए। लिखाई बहुत महीन और पास पास थी, पढ़ने में मुश्किल। ABC? क्रोम अर्थपूर्ण ढंग से बोला। उसका सामान? एंडरसन ने पूछा। एक अच्छा खासा सूटकेस, गत्ते के छोटे छोटे डिब्बों से भरा हुआ। डिब्बे? उनमें क्या था? मोज़े सर, रेशमी मोज़े। क्रोम पायरों की ओर मुड़ा। मुबारक, वो बोला। आपका अंदाज़ा सही था।